नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा के इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आज एक लंबे अरसे के बाद एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि लिंक को आप लोग एक बार शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे कि लोग ऑनलाइन आएं और इस क्लास का पूरा लाभ ले सकें। तो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा चौरसिया जी, शिल्पा सिंह जी, वंदना सिंह जी, राजू चौधरी जी, अनमोल यादव जी, संदीप कुमार जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग एक बार लिंक को जरूर शेयर करिए, स्टेटस लगाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें और फिर हम लोग अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ आगे बढ़ें, जो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी है आप लोगों के लिए। तो उमेश यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे बीच में। तो एक बार सभी लोग लिंक को जरूर शेयर करिए। देखिए, पढ़ाई चाहे जितनी बेहतर हो, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हमारी पढ़ाई हो रही है, अगर हम उस उद्देश्य को हासिल नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई का भी कोई वजूद या कोई मतलब नहीं होता। चाहे जितना पढ़ लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस सेट हल नहीं करेंगे तब तक आपको आपकी अहमियत पता नहीं चलेगी, तब तक आपको अपनी क्षमता का आभास नहीं होगा और तब तक आप बेहतर से बेहतर करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। इसलिए हम कितना पढ़ते हैं, क्या कुछ जानते हैं और क्या हमारी सामर्थ्य है, इन सब का पता तब चलता है जब हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ रूबरू होते हैं और वहां पर हम अपनी अहमियत को पता करते हैं, हम अपने वजूद को तलाशते हैं कि कितना बेहतर हम कर पा रहे हैं। तो आज जो प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आया हूं, आप एक बार जरूर जज करिए कि आप कितने प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे पा रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यही आपकी भावी सफलता का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। महाभक्ति स्टेटस जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, इस समय आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? प्रश्न इस समय आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टीजीटी हिंदी की क्लास सोमवार से आप लोगों की चलेगी और टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। शिल्पा सिंह जी, तो इसके लिए आप सोमवार तक प्रतीक्षा करिए। शुभ संध्या स्नेहा त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए, प्रश्न है हमारा पहला, हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? विकल्प ए दिया गया है शौरसेनी, बी दिया गया है अर्धमागधी, सी दिया गया है मागधी और डी दिया गया है ब्राचड़। सभी लोगों के जवाब आ रहे हैं और यकीनन बहुत ही शानदार जवाब। देखिए, आप जानते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी में ही इसकी एक शाखा है खड़ी बोली। खड़ी बोली है और इसी के अंतर्गत आपकी ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है, ये सारी भाषाएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। तो आप जानते हैं कि खड़ी बोली हिंदी किस रूप से, किस उपभाषा से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही है
और इतना ही नहीं, आप जानते हैं कि खड़ी बोली नाम ये दिया है किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने दिया है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली नाम दिया है। और ध्यान रखिएगा, हिंदी को कौरवी नाम दिया है किसने? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसको कौरवी नाम दिया है। ठीक है। और इतना ही नहीं, इसको खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम दिया है किसने? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकली है। पश्चिमी हिंदी से जो 5 बोलियां विकसित हुई हैं उन्हीं में आपकी खड़ी बोली हिंदी है। तो इसलिए अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है। जबकि आप जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। और मागधी के अंतर्गत आपका आता है बिहारी, उड़िया, असमिया, बांग्ला आता है। और बिहारी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं जो आपको पता है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। जबकि ब्राह्मण अपभ्रंश की इस शाखा से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। किसका? सिंधी का। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इसके लिए आराध्या जी आप संस्था के नंबर पर बात कर लीजिए, और नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सुमन चौहान जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा सिंह जी और सरोज सिंह जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर आप देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। और हिंदी को हम क्या क्या कहते हैं? खड़ी बोली। हिंदी को खड़ी बोली नाम डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है, कौरवी नाम डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दिया है, और हिंदुस्तानी नाम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं या बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला आता है। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। जबकि ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है, या सिंधी बोली आप कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार सभी लोग लिंक को जरूर शेयर करिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए और अपने सही कॉम्पिटिटर की तलाश करने के लिए, क्योंकि जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपका कंपटीशन भी उतना ही बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न में आपको कहीं कोई संशय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पुनर्नवा किसकी कृति है? विकल्प ए दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी है भगवती चरण वर्मा की, सी है अज्ञेय की, और डी है देवकी नंदन खत्री की। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पुनर्नवा यह उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी विधा की रचना है? उपन्यास है। और यह उपन्यास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का।
इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा के अतिरिक्त अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, ये 3 और उपन्यास लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा के अतिरिक्त। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुल 4 उपन्यास लिखा है। पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगर बात हम करें भगवती चरण वर्मा की, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी माही सिंह राजपूत जी। और आराध्या जी, आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कर लीजिए तो मुझे लगता है आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो देखिएगा, भगवती चरण वर्मा के अगर उपन्यासों की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यासों में चित्रलेखा इनका सबसे ख्यातिलब्ध उपन्यास माना जाता है, जिसमें पाप और पुण्य की विवेचना की गई है। ठीक है, चित्रलेखा की अगर बात कर लें, चित्रलेखा की बात कर लें अगर, ध्यान रखिएगा यहां थोड़ा सा, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा आप लोग बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। एक मिनट आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ देखिए, यहाँ से ये गायब कहाँ हो गया, इसको ले आइए यहाँ, कैसे जो है इसको किया जाए, इसको सही करिए। यहाँ काट दें। एक बार आप लोग सभी लोग लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहां पर पुनर्नवा के बारे में बात कर रहे थे, और आपको मैंने बताया कि पुनर्नवा कृति किसकी है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके अतिरिक्त और कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था अभी अभी। अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, और इन्होंने एक और उपन्यास लिखा है जो बड़ा ही ख्यातिलब्ध रहा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा। और अगर बात करें भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों पर, तो भगवती चरण वर्मा जी का सबसे ख्यातिलब्ध उपन्यास माना जाता है चित्रलेखा। चित्रलेखा के अलावा भी इनकी कुछ कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जिनमें है भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। इसके अलावा सब ही नचावत राम गोसाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कृति है, परीक्षा में पूछी गई है। सब ही नचावत राम गोसाई, यह भी इनकी महत्वपूर्ण कृति है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते मार्क्सवादी सिद्धांत पर लिखी गई कृति है ये। और इसके अलावा सामर्थ्य और सीमा, सामर्थ्य और सीमा, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, युवराज चुंडा आदि भी लिखा है, लेकिन वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने बात कर लिया है। आगे की अगर कृतियों की हम बात करें तो नदी के दीप,
नदी के दीप अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ये दो भागों में है, दो भाग में। ये इनकी तीन इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं आगे के। बात अगर देवकी नंदन खत्री की करें तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता संतति इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इसके अलावा भूतनाथ से लेकर के तमाम और उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं, लेकिन ये उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इनका इतना ख्यातिलब्ध उपन्यास रहा कि इसकी वजह से दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखी थी। एक जमाना हुआ करता था, तिलिस्मी और अयारी उपन्यासों के बेताज बादशाह माने जाते हैं देवकी नंदन खत्री जी, और देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखा था। बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीयों ने हिंदी सीखा था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हां, बिल्कुल। तो ये सब उपन्यास नहीं है अज्ञे जी का, ये सब तो काव्य संग्रह है और कविताएं हैं, तो इन सब पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल उपन्यासों पर बात कर रहे हैं। चूंकि यहां पर प्रश्न उपन्यास से संबंधित है तो इसलिए हम केवल उपन्यास पर बात करेंगे, और कविताओं आदि से संदर्भित रहेगा तभी कविताओं आदि पर बात करेंगे ना। तो केवल उपन्यासों पर बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, वह रोते रोते बोला, यह वाक्य है। विकल्प ए है सरल वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है मिश्रित वाक्य, और डी है सम्मिश्रित वाक्य। देखिए, सरल वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। इसका मतलब कर्ता चाहे जितना हो लेकिन क्रिया एक होती है, कर्म चाहे जितना हो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक क्रिया बराबर सरल वाक्य, एक क्रिया बराबर सरल वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो दो उपवाक्य जब समान पदीय संयोजकों और तथा एवं किंतु परंतु लेकिन न केवल बल्कि और या तो या न तो न, इन सब से अगर जुड़े रहेंगे तब संयुक्त वाक्य होगा। और अगर मिश्रित की बात करें तो मिश्रित में एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है। तो इसकी तो अलग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इसमें तीन तरह के आश्रित उपवाक्यों की हमको देखने को मिलता है, इस पर चर्चा होती है, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहां पर हमको यह देखना है कि यह सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है। तो ये बताइए, वह रोते रोते बोला, यहां पर वह है क्या? कर्ता है। कर्ता के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? बोला जा रहा है। और बोलना है क्या? क्रिया। और ये देखिए, बोलने की विशेषता है रोते रोते, तो ऐसे में रोते रोते क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिया विशेषण बन जाएगा। तो यहां पर क्रिया तो एक ही हो रही है ना, एक कर्ता और एक क्रिया, इसलिए सही जवाब आपका क्या होगा? सरल वाक्य है। विकल्प ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बहुत बढ़िया, शानदार, सभी लोगों के जवाब बेहतरीन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अब हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने है, खेतों को जुतवाना चाहिए, इस वाक्य में जुतवाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए दिया गया है प्रथम प्रेरणार्थक, बी दिया गया है द्वितीय प्रेरणार्थक, सी दिया गया है नाम धातु, और डी दिया गया है पूर्वकालिक। सभी लोग आंसर करेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? खेतों को जुतवाना चाहिए, इस वाक्य में जुतवाना किस प्रकार की क्रिया है?
आपको याद होगा जब मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य के द्वारा कार्य करवाता है, तो जब कर्ता कर्ता जिस किसी को प्रेरित करेगा तो कर्ता क्या बनेगा? प्रेरक बनेगा। और जिस व्यक्ति से काम करवाएगा वह प्रेरित होगा। अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें प्रेरक और प्रेरित दोनों हैं तो वह क्या बनता है? प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें प्रेरक तो है लेकिन प्रेरित नहीं है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया राम ने श्याम को रुलाया। अब एक बात बताइए, यहां पर राम क्या है? राम यहां पर प्रेरक है। राम ने श्याम को मोटिवेट किया रोने के लिए और श्याम यहां क्या हो गया? प्रेरित हो गया। तो प्रेरक और प्रेरित अगर दोनों रहेंगे तो यह बनेगी क्या? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर जो है प्रेरित नहीं रहेगा तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ये बताइए, खेतों को जुतवाना चाहिए, जुतवाना चाहिए, तो खेतों को जुतवाना चाहिए तो जो खेतों को जोतेगा न तो उसका नाम लिखा गया है और न तो उसका नाम उल्लेख किया गया है जो खेतों को जुतवाएगा पैसा दे करके, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे में अब आप मुझे बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक के अंतर्गत आएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरित नहीं होता, प्रेरित नहीं होता। और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो जुतवाना यह कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया होगी? यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहां पर विकल्प बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नाम धातु क्रिया तो होती कैसे है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और अनुकरणवाची शब्दों से जो क्रियाएं बनती हो नाम धातु होती हैं। जैसे हमने कह दिया हथियाना, अपनाना, पगलाना, ये सब क्या है? ये सब नाम धातु क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया प्लस कर, जैसे पढ़कर, हंसकर, दौड़कर, दौड़कर, ये सब पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहां सही जवाब आपका क्या होगा? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बिल्कुल सही जवाब है आपका विकल्प बी। चलिए बहुत बढ़िया। एक बार आप सभी लोग लिंक को जरूर शेयर करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। आइए आगे बढ़ते हैं और अंत में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट जब आपका समाप्त हो जाएगा तो आप सबसे मेरा यह आग्रह है कि एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, क्योंकि इससे न केवल आपका उत्साहवर्धन होगा बल्कि मेरा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिंह का पर्याय नहीं है। विकल्प ए है केसरी, बी है शार्दूल, सी है नाहर और डी है पवनास। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग आंसर करेंगे। और आप सभी लोगों से मेरा यह भी आग्रह है कि जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी जरूर करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें जो हमारे साथ जुड़े और इस प्रैक्टिस सेट का आनंद लें। बहुत जरूरी है और यही चीजें आपको आगे ले जाती हैं। और यकीनन आप सबके सवाल जो हैं और उस सवाल का जो आपके द्वारा जवाब दिया जा रहा है वो लाजवाब है। और आप सभी के इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन जवाब देना शुरू किया है, जो निश्चित रूप से इतने दिन तक जो प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ उसकी भी भरपाई आज करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल सही जवाब यहां पर विकल्प डी ऑप्शन आपका सिंह का पर्याय नहीं है। केसरी, शार्दूल और नाहर ये सब जो है सिंह के पर्यायवाची हैं, जबकि पवनास का मतलब क्या होता है? पवनास माने होता है सांप। पवनास का अर्थ क्या होता है? सांप। पवनास का मतलब क्या होता है? सांप, जो हवा पर आश्रित होता हो। आप जानते हैं सांप हवा पी करके जिंदा रहता है ना,
कहा जाता है। तो सांप को पवनास भी कहा जाता है। तो यहां सही जवाब आपका क्या है? आपका विकल्प डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह तुमसे अधिक चालाक है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयुक्त हुई है? विकल्प ए दिया गया है मूलावस्था, बी दिया गया है उत्तरावस्था, सी दिया गया है उत्तमावस्था और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन पर तो बात करने लायक है ही नहीं। बात कर लेते हैं पहली अवस्था पर। मूलावस्था में विशेषण की मूल अवस्था प्रयुक्त होती है, मूल विशेषण इसमें प्रयुक्त होते हैं, मूल विशेषण, ठीक। और उत्तरावस्था में तुलना की जाती है, तुलना। और उत्तमावस्था में कई के बीच में श्रेष्ठ या घटिया बताया जाता है, श्रेष्ठ या घटिया, सबसे श्रेष्ठ या घटिया बताया जाता है। तो ये बताइए, वह तुमसे अधिक चालाक है, यहां पर वह की तुमसे क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जा रही है तो सही जवाब क्या होगा? उत्तरावस्था। जब तुलना करने का भाव व्यक्त होगा तो वहां पर क्या होगा? उत्तरावस्था होगा। तो यहां पर आपका विकल्प बी सही है, उत्तरावस्था। वह तुमसे अधिक चालाक है। यहां पर अगर देखा जाए तो तुमसे अधिक, से अधिक चालाक, से अधिक चालाक क्या है? आपकी उत्तरावस्था है। और इसी को हम तुलनात्मक अवस्था कहते हैं। अंग्रेजी में आप इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में आप कहते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यह कौन सी डिग्री है? आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, जिसे आप कहते हैं तुलनात्मक अवस्था। ठीक, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब सभी लोगों के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? विकल्प ए दिया गया है संवैधानिक, बी दिया गया है असंवैधानिक, सी दिया गया है अनियमित, अनियमित है मित्र नहीं है, और डी दिया गया है अनुचित। तो संवैधानिक का मतलब होता है जो संवैधानिक हो, जो संवैधानिक, जो संवैधानिक हो। असंवैधानिक जो संविधान के प्रतिकूल हो, प्रतिकूल हो। अनियमित जो नियम के प्रतिकूल हो, नियम के प्रतिकूल हो। और अनुचित जो उचित ना हो, जो उचित ना हो। अनियमित का मतलब जो नियम से ना हो, अनुचित का मतलब जो उचित ना हो, असंवैधानिक का मतलब जो संविधान के प्रतिकूल हो, और संवैधानिक का मतलब जो संवैधानिक हो अर्थात संविधान के अनुकूल हो। तो यहां सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प बी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। और मित्रों एक बार आप लोग लिंक जरूर शेयर करिए। हाँ, लिंक एक बार जरूर शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न दिया गया है, हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? विकल्प ए दिया गया है नामधात, बी दिया गया है प्रेरणार्थक, सी दिया गया है संयुक्त और डी दिया गया है पूर्वकालिक। हमने आपको अभी अभी बताया, इसके पहले जब हम लोग प्रश्नों पर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा की मदद से बनती हो, सर्वनाम की मदद से बनती हो, विशेषण की मदद से बनती हो, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो ये देखिए, ये हाथ, हाथ है क्या? संज्ञा है।
और इसी हाथ से बना क्या है, हथियाना बना है, इसलिए यह बनी क्या, नाम धातु क्रिया बन गई। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? सभी लोग आंसर करिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीच में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेरणार्थक और संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इन सब पर बात करने लायक नहीं है, क्योंकि प्रेरणार्थक क्रिया मैं आपको बता चुका हूं। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं मिली रहती हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, एक रंजक क्रिया होती है। जैसे मैंने कह दिया हवा चल रही है, तो चलना मुख्य क्रिया हो गया, रही है रंजक क्रिया हो गया। रंजक क्रिया का मतलब जो मौक वर्ब हो, जो दिखावे की क्रिया हो, जिसका कोई अपना वजूद ना हो, लेकिन वाक्य को पूरा करने में जिसकी अहम भूमिका हो। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल विकल्प ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। राष्ट्र गौरव में समास है। विकल्प ए दिया गया है तत्पुरुष, बी दिया गया है कर्मधारय, सी दिया गया है अव्ययी भाव, और डी दिया गया है बहुब्रीहि। राष्ट्र गौरव, तो राष्ट्र गौरव बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन जवाब सभी के आ रहे हैं। राष्ट्र गौरव में कौन सा समास है, सभी लोग आंसर करेंगे। तो आप जानते हैं राष्ट्र गौरव को अगर हम विग्रहित करेंगे तो क्या बनेगा, राष्ट्र का गौरव। तो ये बताइए, ये राष्ट्र का क्या बन गया, पूर्व पद हो गया, और गौरव क्या हो गया, उत्तर पद बन गया। और आप जानते हैं पूर्व पद से विभक्तियों का जब लोप होता है तो होता कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो आपको यह भी पता है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके इसमें शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। तो का कौन सी विभक्ति है, का आपकी संबंध है, संबंध कारक की विभक्ति है, संबंध कारक है। तो पूर्व पद से संबंध कारक का लोप हो रहा है, तो ये कौन सा तत्पुरुष समास बनेगा, राष्ट्र का गौरव में संबंध संबंध तत्पुरुष समास हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। तो यहां पर सही जवाब क्या हो गया, विकल्पे तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में ये कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है। मनोवेग का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है मनः धन वेग, बी है मनुधन वेग, सी है मनत धन वेग, और डी है मनोधन वेग। हाँ बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब क्या होगा, आप जानते हैं इसका सही आंसर होगा विकल्प ए। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का एक नियम है कि अगर प्लस के पहले आ हो, विसर्ग हो, और प्लस के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, ह हो, या कोई स्वर हो, तो ऐसे में आपका जो अ है यह बदल जाता है ओ में, और विसर्ग का हो जाता है लोप। तो इसलिए मनः धन वेग बराबर क्या हो जाएगा, मनोवेग हो जाएगा। और इसलिए यहां पर सही आपका संधि इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है ये, विसर्ग संधि।
मुझे लगता है अब ये भी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो गया है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब सभी लोगों के। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां हमारा क्वेश्चन है, जो कभी बूढ़ा न हो के लिए क्या एक शब्द हो सकता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। अजर, बी है अजीर, सी है अमर और डी है दीर्घजीवी। तो अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा। अजीर का मतलब क्या होता है, आंगन होता है। अमर का मतलब क्या होता है, जो जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो, मृत्यु न हो। और अजर का अमर क्या हो, अजर माने क्या होता है, जो बूढ़ा न हो, जो बूढ़ा न हो। दीर्घजीवी का मतलब क्या होता है, जो लंबे समय तक जिए, जो लंबे समय तक जीने वाला हो। अब यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए अजर। अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रोगी से सोया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। विकल्प ए है कर्तवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है अभाववाच्य। आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अभाववाच्य कोई वाच्य नहीं होता। यहां पर कर्तवाच्य की अगर हम बात करें तो कर्तवाच्य की पहचान क्या होती है, या तो कर्ता प्लस ने विभक्ति होगी और या तो कर्ता बिना विभक्ति का होगा, बिना विभक्ति का। इसका मतलब अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी है या फिर कर्ता के साथ कोई कारक की विभक्ति नहीं जुड़ी है तो डेड श्योर है कि वह आपका कर्तवाच्य होगा। अगर कर्मवाच्य की बात करें तो या तो कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा रहेगा और या तो फिर क्या होगा, किसी कर्म के साथ को जुड़ा रहेगा और यह कर्म प्रारंभ में ही आएगा। जैसे हमने कह दिया बच्चों को पढ़ाया जाए तो यह कर्मवाच्य है। हमने कह दिया राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य है। मैंने कह दिया राम ने खाना खाया, कर्तवाच्य है। हमने कह दिया राम विद्यालय गया, कर्तवाच्य है। और आपको मैं बता दूं कि भाववाच्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, अगर जो है कर्ता के साथ से विभक्ति का प्रयोग हो। भाववाच्य माने कर्ता प्लस से विभक्ति, तो हमेशा भाववाच्य होता है और इसलिए विकल्प सी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। और भाववाच्य प्रायः, भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि स्वीकारात्मक नहीं हो सकते। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि अगर कर्ता के साथ से विभक्ति जुड़ी है तो भाववाच्य, कर्ता के साथ के द्वारा जुड़ा हो या कर्म के साथ को जुड़ा हो वाक्य के प्रारंभ में। ये देखिए वाक्य के प्रारंभ में, प्रारंभ में या तो के द्वारा जुड़ा हो या तो कर्म प्लस को हो वाक्य के प्रारंभ में, तो भी कर्मवाच्य होता है। और अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ी हो या कर्ता बिना विभक्ति का हो तो वह कर्तवाच्य होता है। तो रोगी से सोया नहीं जाता, यह भाववाच्य है क्योंकि रोगी के साथ यहां से विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। आप सभी लोग लिंक को शेयर नहीं कर रहे हैं, संख्या बढ़ नहीं रही है, थोड़ा सा संख्या बढ़ाइए।
और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, 7 से लेकर के 9 बजे तक यह रोज आपका ये प्रैक्टिस सेशन रहेगा और इसमें सभी हमारे टीम के जो अजीम उस्सान टीचर्स हैं वो अपने अपने विषय को लेकर के आपके सामने मुखातिब होंगे। तो आप सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ हमारी इस टीम के साथ जुड़िए और इसका पूरा लाभ लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप सभी लोग अधूरे हैं। आप चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रैक्टिस सेट हल नहीं करेंगे तब तक यकीनन आपको यह नहीं पता चलेगा कि आप कहां हैं। और अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल सही तरीके से हल करना है और अंत में यह जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न हल किए हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात नहीं निशा जी, आप तो शेयर कर दीजिए सबके पास, आप कर दीजिए सभी लोग। अगर मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर सभी लोग एक बार स्टेटस लगा दें अपने व्हाट्सएप पर, या आप लोगों के पास बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, अगर उन सारे ग्रुप में अगर शेयर कर दीजिए तो यह संख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो एक बार शेयर जरूर करिए। श्रद्धा वर्मा जी, सुनील कुमार जी, मानसी यादव जी, कुमारी दीप शिखा जी, पूजा चौरसिया जी, सभी लोग एक बार लिंक को जरूर शेयर करिए। सुमन चौहान जी आप भी एक बार स्टेटस तो लगा दीजिए। आशीष कुमार जी आप भी, और साधना शुक्ला जी आप भी, सभी लोग एक बार स्टेटस जरूर लगाइए। और देखना ही है कि आप लोग स्टेटस लगा रहे हैं तो कितनी संख्या बढ़ रही है। यहां पर आप सबकी भी प्रेस्टीज का सवाल है। शिल्पा जी आप तो स्टेटस लगा दीजिए, आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले हैं। माई सिंह राजपूत जी आप भी, सभी लोग, हाँ सभी लोग एक बार। अच्छा ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया निशा जी, लेकिन अभी संख्या बढ़ नहीं रही है। हाँ शेयर करिए जबरदस्त तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। आप जानते हैं कबीरदास जी की पंक्ति है कि इस संसार में सांसारिक मोह माया के बंधनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति झूठे सुख को सुख कहता है और उसी में अपने मन में प्रसन्नता की अनुभूति करता है। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद, लेकिन यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना अर्थात आहार है। कुछ लोग क्या हैं, कुछ लोग तो उसके मुख में समा गए हैं अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, और कुछ लोग उसकी गोद में खेल रहे हैं अर्थात तमाम प्रकार के शारीरिक कष्टों को भुगत रहे हैं। तो ये बताइए इसमें किस भाव की अभिव्यक्ति की जा रही है, इस दोहे में कौन सा रस है? तो यहां सही जवाब क्या होगा? शांत रस है, क्योंकि इसके माध्यम से यह बताया गया है कि सांसारिक सुखों का परित्याग करके ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखा जाए। तो सांसारिक सुखों को जब आप दरकिनार कर देंगे तो आपका अपना एक वजूद बनेगा और आप अपने आप को एक पूर्ण शांति का अनुभूति करा पाएंगे। तो यहां पर शांत रस है, करुणा की भावना इसमें नहीं है, भक्ति के भी भाव की भी यहां पर बात नहीं की गई है और अद्भुत की भी कोई बात नहीं है। तो विकल्प ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। स्टेटस लगा नहीं रहे हैं आप लोग एक बार स्टेटस तो लगाइए। हाँ सभी लोग स्टेटस लगाइए, संख्या बढ़ नहीं रही है। कोई बात नहीं माई सिंह राजपूत जी, एकदम लगे रहिए, जुटे रहिए, और ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं हम आपके लिए। और खास करके टीजीटी पीजीटी के लिए एक ऐसे प्रैक्टिस सेट का प्लान बना रहे हैं कि 125 प्रश्न आपको हर संडे को ले आने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें आपको पूरा 125 प्रश्न हल करवाएंगे और उसमें आप सभी लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में ये बताएंगे कि 125 में आपने कितना सही किया है। तो बहुत जल्दी हम लोग टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला भी शुरू करने वाले हैं। फिलहाल आइए इस प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग है। तो देखिएगा विकल्प है पीपल, 100 प्लस हो गया है, जरा देख लूं भाई 100 प्लस हो गया है, यहां तो शो नहीं कर रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।
और आज आप लोगों ने मेरी लाज रख दिया है, जान लीजिए। एक बार सभी लोग फिर से लिंक को शेयर करिए। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोगों की वजह से आज हम लोग 100 पार हो गए। ठीक है, आइए, स्वागत है। तो ये बताइए, पीपल है, विकल्प बी है गुलमोहर, सी है पपीता और डी है लीची। तो आप कभी भी अगर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अगर कहीं कोई डाउट हो तो वाक्य प्रयोग करके आप देख लिया करिए, चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। पीपल होता है, पुल्लिंग है। गुलमोहर होता है, यह भी पुल्लिंग है। पपीता खाया जाता है, यह भी पुल्लिंग है। लीची खाई जाती है, लीची क्या की जाती है? खाई जाती है। तो यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा, लीची। तो यहां पर सही जवाब क्या है आपका? विकल्प डी। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद आप लोगों का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आप लोग उसमें जरूर शिरकत करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, विकल्प डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प ए है गुड़ाकेश, बी है सब्यसाची, सी है भारत और डी है पुरंदर। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आप लोगों के सहयोग से ही सब कुछ हो सकता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी अध्यापक का बिना उसके शिष्य के कोई अस्तित्व नहीं होता। आप सभी हमारी ताकत हैं, और अगर आप लोग चाहेंगे तो यकीनन हम सबका नाम होगा, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी बुलंदी में ही हमारी सफलता और हमारी बुलंदी छिपी हुई है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। तो आइए बढ़ते हैं। ये बताइए, अर्जुन का नाम गुड़ाकेश भी है, बिल्कुल है। सब्यसाची भी अर्जुन का नाम है, भारत भी अर्जुन का नाम है। लेकिन पुरंदर किसका नाम है? पुरंदर इंद्र का नाम है। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था क्योंकि इंद्र किलों को भ्रष्ट किया करते थे। तो विकल्प डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। पुरंदर का मतलब होता है जो किले को भ्रष्ट करता हो। तो यहां पर विकल्प डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। गुड़ा के सब्यसाची और भारत, ये तीनों ही अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो यहां पर विकल्प डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। बंदर को किसी ने पत्थर मार दिया और रेखांकित शब्द में क्या है? विकल्प ए दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, बी दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और सी दिया गया है सार्वनामिक विशेषण और डी दिया गया है इसमें से कोई नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ और किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? यह, वह, कोई, कुछ, इन सब के बाद जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। ठीक है, चलिए देखिए, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, इन सब के बाद क्या आता है? संज्ञा शब्द आ जाता है। और वो संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। फिलहाल बंदर को किसी ने पत्थर मार दिया, यहां ये देखिए किसी शब्द आया हुआ है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। विकल्प बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कुल शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द है कुली, कुलीन, कुलत्व, कुल। देखिए, कुली तो जातिवाचक संज्ञा है, आपको याद होगा, जातिवाचक संज्ञा। जो पेशे या व्यवसाय होते हैं वो सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
रही बात कुलीन की, कुल से बनने वाला शब्द कुलीन है और यह आपका क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। क्या बनेगा, विशेषण। और ये कुलत्व, फिलहाल ये तो कोई शब्द नहीं है, फिलहाल त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ऐसे भी भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। और कुल, कुल जो है आपका यह भी भाववाचक संज्ञा है। तो फिलहाल यहां पर आपका सही शब्द जो कुल से बनने वाला विशेषण शब्द है क्या बनेगा, विकल्प बी, विशेषण कुलीन। ठीक है, हाँ बहुत बहुत स्वागत है। जो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए, बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। वह धीरे धीरे छत पर टहल रही है, इस वाक्य में क्रिया है। विकल्प ए है सकर्मक क्रिया, बी है अकर्मक क्रिया, सी है द्विकर्मक क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको क्रिया बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब यहां पर देखना है, वह धीरे धीरे छत पर टहल रही है। आप जानते हैं कि कर्म या तो कोई संज्ञा हो सकती है और या तो कोई सर्वनाम, इसके अतिरिक्त तो कोई चीज कभी कर्म का कार्य नहीं कर सकता है। तो यहां आप देखिए धीरे, वह क्या है यहां पर, वह है आपका कर्ता। धीरे धीरे यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और कर्म क्या हो सकता है, या तो संज्ञा या तो सर्वनाम। जबकि छत पर अगर किसी शब्द के साथ कोई कारक की विभक्ति जुड़ जाती है तो वह पद बन जाता है। तो छत पर पद है, जबकि टहल रही है यह आपका क्रिया है। तो ये इसमें आप देखिए कहीं भी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग कर्म के जगह पर नहीं हुआ है। ऐसे में यह कौन सा कर क्रिया होगी, यह कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। विकल्प बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब सभी लोगों के। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विधायक का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है विधि धन आयक, बी है विधेय धन अक, सी है विधेय धन आयक और डी है विधि धन अक। आप जानते हैं अयादि संधि का नियम है कि अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तो यह क्या बन जाता है, आय। अगर आय प्लस भिन्न स्वर आता है तो यह बन जाता है आय। ध्यान रखिएगा, केवल ए बनता है, केवल यही बनता है, आय आय। अगर ओ के बाद भिन्न स्वर रहता है तो ये ओ बन जाता है अव, और अगर अव के बाद भिन्न स्वर आता है तो ये अव आपका बन जाता है आव। ध्यान रखिएगा, केवल यही बन रहा है ये। तो ऐसे में ये कौन सा संधि का नियम है, अयादि संधि का नियम है, अयादि संधि का नियम है। तो हमको ये देखना है, विधायक शब्द है, हम एक बार बोल करके देख लें, विधायक, विधायक। अब जरा देखिए, हम इसको तोड़ लेते हैं, आधा व ई, आधा ध, आ, आधा य, अ, आधा क। अब एक चीज देखिए, ये देखिए क्या आया है, आय, आय आयन है। तो आय का मतलब कौन सी मात्रा होगी, आय की मात्रा होगी। तो इसका मतलब हम यहां से तोड़ लें, इसको वी लिख लिया हमने, ध, आय का मतलब अय की मात्रा, यही होगी ना आय का मतलब। तो हमने ध लिखा, इस पर अय की मात्रा दे दिया, और यहां बचा क्या है आपका, अक बचा हुआ है। तो यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, विधेय धन अक बराबर विधायक। क्योंकि ये देखिए तोड़ने पर हमें आय मिल गया है, और आय का मतलब होता क्या है, अय की मात्रा होता है। तो इस वजह से इसमें आपका सही जवाब क्या हो गया, विकल्प बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया, विधायक। विधेय धन अक बराबर विधायक।
तो विकल्प बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ मित्रों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेकर के आया हूं आपके लिए, जो हमारा 20वां प्रश्न है। 7 घूंघट वाला मुखड़ा किसकी कृति है? विकल्प ए दिया गया है अमृतलाल नागर की, बी दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी दिया गया है भगवती चरण वर्मा की, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। अभी इसके पहले 7 घूंघट वाला मुखड़ा यह उपन्यास है, और इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह बेगम समरू की कहानी है इसमें, और यह ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। और यह उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। और अमृतलाल नागर जी के अगर अन्य उपन्यासों की बात करें तो मानस का हंस, हालांकि बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा बूंद और समुद्र, इसके अलावा हंजन नयन, और एक और उपन्यास भी इनका हमको देखने को मिलता है, अमृत और विष। ये सब ऐसे उपन्यास हैं इनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं, अमृत और विष। ठीक है, तो ये सब ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास इनके माने जाते हैं। ये 4 उपन्यास इनके बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मानस का हंस में इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बात किया है। बूंद और समुद्र यह मार्क्सवादी उपन्यास है। खंजन नयन में इन्होंने सूरदास जी के जीवन वृत्त के बारे में बात किया है, और इस उपन्यास को पढ़ने के बाद सूरदास जी के बारे में आपकी धारणा एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। अमृत और विष, और इसके अलावा बेगम समरू के बारे में 7 घूंघट वाला मुखड़ा में इन्होंने परिचर्चा किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये अमृतलाल नागर जी के बारे में हमने बात किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी और भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों पर पहले ही चर्चा कर लिए थे, इसलिए यहां पर हमने चर्चा करना समीचीन नहीं समझा। और यहीं पर हमारे इस प्रैक्टिस सेट का समापन होता है। और अब एक बार आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कितना आप लोगों ने 20 में सही किया है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जरूर बताएं कि कितना आपने सही किया है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके कमेंट्स की। सभी लोग बताएं, सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आपने कितने में कितना सही किया है। और अभी तो मैं आपकी ये क्लास यहीं पर समाप्त घोषित करता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को ज्ञान गंगा परिवार के साथ जुड़ने के लिए और लगातार हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए। 8 बजे से अब आपके बीच में मैथ्स की एक जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच में आ रहे हैं हमारे पवन सर जी। हमारे नाम राशि हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उनका उत्साहवर्धन करें, जिससे कि आपके बीच में वो काफी बेहतर तरीके से अपने प्रश्नों को रख सकें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे हम लोग फिर कभी अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। शुभ रात्रि। दैट्स ऑल।